हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप एलएलबी करने का सोच रहे हैं या आपने 2022 का जो क्लैट एग्ज़ाम होगा उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ़र है। वो ये है कि अनअकैडमी की तरफ से आपका एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि आपका 1 ईयर बैच है। बैच का नाम है फीनिक्स क्लैट 2022 1 ईयर बैच। और ये जो बैच है आपका पूरा 1 साल चलेगा। 21 दिसंबर से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 1 साल में आपका जो ये कोर्स है ये पूरा फिनिश हो जाएगा। यानी कि जब आप नेक्स्ट जनवरी 2022 या जब भी आपका एग्ज़ाम होता है 2022 में, तो तब तक आपका कोर्स पूरी तरीके कंप्लीट हो जाएगा। और इस बैच में आपको वेल एजुकेटेड जो हैं, आपके सारे एजुकेटर्स वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी सारी की सारी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा इस बैच को ज्वाइन करने से आपके क्या क्या ख़ास बात है। सबसे पहली चीज़ कि आपका लिमिटेड टाइम जो रखा गया है कि 1 ईयर में कहा गया है, तो 1 ईयर में जो आपका कोर्स है वो पूरी तरीके कंप्लीट करवाया जाएगा। सारे रिवीजन होंगे, बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट होंगे कि जिस तरीके आपके क्लैट के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उसी तरीके आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि डाउट क्लियरिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आपके डाउट क्लियरिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है अनअकैडमी। बिकॉज़ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको उस डाउट की जस्ट एक पिक्चर सेंड करनी है और उस पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। आप उसके सॉल्यूशन पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उन पे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अपने आप में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट क्लियरिंग के लिए अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा बैच जब आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंथली टेस्ट सीरीज़ तो आपको मिलती ही रहती हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो सारा सिलेबस है, एजुकेटर्स कोशिश करेंगे कि उसको लिमिटेड टाइम से पहले ही ख़त्म कर दें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर सब आप में से कोई भी इस बैच को लेने के लिए ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, कोई भी एलएलबी की तैयारी सीरियसली करना चाह रहा है, एलएलबी ज्वाइन करना चाहता है और क्लैट 2022 में वो सिलेक्ट होना चाहता है किसी एनएलयू कॉलेज में, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से इनरोल करना होगा क्लैट कैटेगरी के लिए। और फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा और आपको इसमें शिक्षा क्लैट रेफरल कोड का यूज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा पाएँ। और उससे होगा क्या कि जब आप शिक्षा क्लैट रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ आपको क्या है कि आप जितना भी है अच्छे से पढ़ सकते हो। और सबसे ख़ास बात जो है अनअकैडमी में वो ये है कि आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम का कोई इशू है तो आप बाद में भी उन क्लासेस को जो है देख सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होती है और कोई भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाली चीज़ नहीं रहती। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं अपने क्लैट एग्ज़ाम के लिए, तो लेट मत कीजिए। अगर आप क्लैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए इस बैच में और रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा क्लैट। आपको एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जिसने भी अभी तक देखा नहीं कि उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है एनटीपीसी का, तो जल्दी से चेक कर लीजिए। मेल पे और मैसेज पे दोनों जगह आपको मिल गया होगा कि आपका जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है वो 28 से कंडक्ट हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि आपका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है और जो सिटी है वो कहाँ पे है, सेंटर कौन सा जा रहा है, किस डेट को है, तो ये सारी चीज़ें अपना चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। और कौन सा गवर्नर जनरल रहा जिसने भारतीय प्रेस को मुक्ति प्रदान की, पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी, ठीक। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलनबरो। तो देखिए कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, कुछ लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक लगा देते हैं, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ।
सर चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं कि प्रेस को क्या दी, स्वतंत्रता दी। हाँ, और उससे पहले भी उदारवादी रवैया रहा था किनका, सर लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी काफ़ी उदारवादी रवैया रहा प्रेस के प्रति, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो मिली सर चार्ल्स मेटकॉफ के टाइम पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रेस पे जब आपकी 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा पहली पुस्तक लिखी गई, तभी से आपकी जो है प्रेस की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। और प्रेस पे बहुत सारे जो हैं मतलब एलिगेशंस भी लगे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे कि ये नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन से, एक पंजीकरण से नियमित, मतलब पंजीकरण वाला भी एक था। इसके अलावा एक बार कहा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसमें भी क्या था कि उसमें आप जो है बिना कुछ अपनी मर्जी से नहीं छाप सकते, बिना सरकार की मर्जी का कुछ भी जो है नहीं छापा जा सकता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये चीज़ कही गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे, प्रेस अधिनियम आया था सबसे पहले जो, उसमें भी बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस थे कि ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि होता क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता बहुत कम रखी गई थी, कि प्रेस को अपने मन से कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी आप छाप दो। इससे क्या होगा, अगर प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी तो लोगों में देशभक्ति की भावना जो है वो जागृत होगी। लोग जो है उनकी जो भी हिंसा हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको समझेंगे और उसके लिए जो है आंदोलन वगैरह कर सकते हैं। इस वजह से ये लोग क्या करते थे कि प्रेस को अपने कंट्रोल में रखते थे, ताकि प्रेस जो है वो सही चीज़ें ना छापे और जो भी चीज़ें हैं वो ये लोग देखें, और तब उसके बाद वो चीज़ें कहीं जा कर के न्यूज़पेपर या किसी भी चीज़ में छापी जाए, ताकि ये लोग अपनी मर्जी का कुछ भी काम जो है वो करते रहें। लेकिन जो सर चार्ल्स मेटकॉफ थे, इनके टाइम पे प्रेस को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण रूपेण से इन्हें मुक्ति मिल गई थी, तो इसीलिए बोला जाता है इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। ये 20 मार्च 1835 से लेकर के 4 मार्च 1936 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, और इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टाज व्यवस्था का, जिसको हम कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टाज सिस्टम का उपयोग जो है किसके द्वारा किया जाता था। ऑप्शंस हैं आपके डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली। तो देखिए, समुद्री व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा जो है समुद्री व्यापार पे पूरा जो नियंत्रण है वो जमा के रखा था पुर्तगालियों ने। स्पेशली जो आपका गोवा था उसे तो पूरी तरीके से अधिकृत कर लिया था। तो पुर्तगालियों का जो है ये सिस्टम था कार्टाज सिस्टम, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये कार्टाज क्या था, ये एक टाइप का लाइसेंस होता था, या आप एक टाइप का कह सकते हैं एक टाइप का परमिट होता था, या एक लाइसेंस होता था कि अगर आपके पास कार्टाज नहीं है, जो मतलब कार्टाज जो है वो नहीं है, तो फिर आप जो है बिजनेस नहीं कर सकते। फिर पुर्तगालियों के जो ऑफिसर्स थे उनको ये अधिकार है कि आपके जहाजी बेड़े जो हैं उनको क्या कर ले, वो लोग जब्त कर ले, जो भी सामान है उसको रख ले, जो भी लोग हैं उनको गुलाम वगैरह बना ले, जो भी मतलब चाहे वो कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। कार्टाज जो प्रणाली चलाई गई थी वो इसीलिए थी। ठीक है, कार्टाज इनका एक टाइप का क्या होता था, लाइसेंस होता था। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ थी जो इनका ये कार्टाज चला था, और इसी के बहाने ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे जहाजी बेड़े जब्त कर लेते थे और बहुत सारा पैसा वगैरह इन्होंने ऐसे करके भी इकट्ठा किया। ठीक है, तो ये था पुर्तगालियों का एक सिस्टम जिसके द्वारा समुद्री व्यापार किया जाता था। ऐसी ही एक कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ चलाई थी अंग्रेजों ने, जिसको बोला जाता था नेवी सर्ट। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है पर थोड़ा सा डिटेल में है इसलिए बता दिया, नेवी सर्ट बोला जाता था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महाद सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, जो महाद ये है, महाद ये एक स्थान है, एक जगह है जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला जो है उसमें पड़ती है। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है उसमें ये जो महाद नाम की जगह है ये आती है, महाद नाम की जगह। और यहीं पे आंदोलन हुआ था,
यहीं पे एक सत्याग्रह हुआ था जिसका कि नेतृत्व किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इसलिए इस आंदोलन को महाद सत्याग्रह या महाद सत्याग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब महाद आंदोलन या महाद सत्याग्रह भी बोला जाता है। महाराष्ट्र की महाद नाम की एक जगह पर ये जो है सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ठीक है, जो आपका भारतीय पुरातत्व विभाग है वो स्थायी संस्था के रूप में कब आया है, कब बना? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो वो तो हुई थी 1861 में। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए स्थायी संस्था कब बना, तो स्थायी संस्था बना 1906 में, 1906 में बना। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग 1861 लगा के चले आते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया स्थायी संस्था, तो स्थायी संस्था इसको बनाया गया था 1906 में। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उनको भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी पूछते हैं कि जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं 1941, 1942, 1943, 1945। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943। अंतरिम सरकार जो है सुभाष चंद्र बोस की, इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। चलिए कुछ डिटेल में देख लेते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? अगर क्वेश्चन में आपसे कहाँ पूछ ले तो कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद, ठीक है, अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन किन राष्ट्रों ने किया था? धुरी राष्ट्रों ने किया था। कौन? जापान ने किया था, नाजी जो जर्मनी के नाजी थे उन्होंने, इटली और उनके सहयोगियों ने भी किया था इस सरकार का मतलब समर्थन। ठीक है, इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाया गया था। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसमें क्या बने थे? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का कार्यभार जो है सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। ठीक है, और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है कि जो ये सरकार बनी थी हुकूमत हिंद, अर्जी हुकूमत हिंद, तो इसके मुख्य सलाहकार के रूप में कौन थे? तो इसके मुख्य सलाहकार के रूप में रास बिहारी बोस थे। ठीक है, रास बिहारी बोस थे। चलिए, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इससे बनेंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया, राष्ट्रगान लिखने वाले का नाम नहीं पूछा गया बल्कि राष्ट्रगान का टाइटल पूछा गया है। ठीक है, जैसे हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं या कुछ भी बुक वगैरह पढ़ते हैं उनके एक अपने टाइटल होते हैं, तो ऐसे पूछ रहा है कि राष्ट्रगान का टाइटल क्या था। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है जनगण मन था, भारत भाग्य था, भारत भाग्य विधाता था, या फिर भारत विधाता था। तो इसमें से राइट आपका आंसर है ऑप्शन डी, भारत विधाता। मतलब कि होता क्या है, टाइटल हमारा जैसे कोई नाम है फिर उसके बाद उसकी स्टोरी वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, तो इस वो होता है मेन, उसका टाइटल होता है और उसके बारे में फिर उसकी स्टोरी या फिर कोई भी चीज़ है तो वो दी होती है। तो ऐसे जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसका टाइटल रखा गया था भारत विधाता। ठीक, चलिए, हाँ, तो एक इससे रिलेटेड कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट वैसे सभी लोग जानते हैं पर फिर भी जो है बता देते हैं। पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय गान की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। मूल रूप में जो लैंग्वेज में की गई थी वो बंगाली लैंग्वेज में थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। मूल रूप जो था
वो कैसा था, बंगाली था। लेकिन जो 24 जनवरी और 1950 को इसको स्वीकृति मिली है वो हिंदी रूप के राष्ट्रगान को मिली है। ठीक है, इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार, जब पहली बार कब गाया गया था, तो ये जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी टाइम इसको पहली बार जो है गाया गया था। ठीक, और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनके लिखे हुए राष्ट्रगान 2 देशों में मतलब प्रचलित हैं, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक राष्ट्रगान है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला जो है उससे बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में जो है दर्जा उसको दिया है, और वो वहाँ का राष्ट्रगान है। तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है, तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1861 में इंडियन मिरर, आपके जो समाचार पत्र होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत बनता ही बनता है। जितने भी समाचार पत्र हैं इम्पोर्टेंट, आप उनको तो ज़रूर याद कर लीजिए कि उनके संपादक कर्ता कौन थे, कहाँ पे उसका संपादन किया गया था, पहली बार कब संपादित हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन जो है किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो राइट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसका संपादन और प्रकाशन किया गया था। देख लीजिए, इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की थी। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्षता किसने की थी? देखिए आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा तो नहीं, कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनका भी नाम आता है उसमें, लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि इनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार लोग मोतीलाल नेहरू लगा के चले आते हैं इसमें। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है इसलिए, क्योंकि जो संविधान का मसौदा है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। देखिए लिखा भी हुआ है 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो होता क्या है, कई बार लोग कन्फ्यूजन में मोतीलाल नेहरू लगा के चले आते हैं तो वो चीज़ आपकी गलत हो जाती है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, वो किसके द्वारा मनाया गया? आपके ऑप्शंस है मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग, हिंदू लीग। तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। दरअसल में इसमें मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि हिंदू समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय है वो एक साथ जो है नहीं रह सकते। ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न किए गए, ठीक है, ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे हों और ये सिद्ध करना था उनका एक मेन उद्देश्य कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो है वो एक साथ मिलजुल के नहीं रह सकता है। ठीक है, आप जानते हैं मुस्लिम लीग जो है उसने हमेशा से वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करती थी ताकि जो भारत में भाईचारा है हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच वो चीज़ जो है उसे भंग किया जा सके और हम एक अपने अलग देश की मांग करें, है ना। ये चीज़ के में जो है बहुत ज़्यादा आगे रहती थी मुस्लिम लीग। चलिए, और भी मुस्लिम लीग ही नहीं, कुछ लोग और भी अपने फ़ायदे के लिए कई लोगों ने काम किए। ठीक, तो ये जो है दंगा क्या बोले, इसका नाम जो है रखा गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ एक था, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था कि
ये दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दंगे दिखाएं हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच, और ये दिखाएं कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ भाईचारे से नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये सब करने का जो उद्देश्य था वो मैंने आपको बताया क्या उद्देश्य था। ठीक है, एक अलग राष्ट्र की मांग। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं समझ में आए होंगे। मैंने देखिए बहुत सारी वीडियोस पहले ऑलरेडी बनाई हैं जिनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। आपके एनटीपीसी की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने कवर किए हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो वो सारी वीडियोज़ एक बार देख लीजिएगा। उनसे क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। और जब क्वेश्चन अगर आप एक बार देख के जाएंगे तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनमें से कई क्वेश्चंस आने की भी चांसेस होते हैं। ठीक है, बाकी आपका मेन फोकस ज़रूर रखिएगा अपने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, स्पेशली जो आपका करंट अफेयर है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेन फोकस रखिएगा, और थोड़ा सा बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ पे। अभी पेपर से पहले मैं 1-2 बार बायोलॉजी के क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कवर करा सकूं। और मैं कोशिश करूंगी एक लंबी बायोलॉजी की वीडियो जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएं, ताकि आपको जो है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।